चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में बात करेंगे बच्चे हम लोग क्लास 12 के लिए प्रोबेबिलिटी। और इसमें हम लोग अभी तक 2 लेक्चर इस टॉपिक के अंतर्गत हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे आज के क्लास को देख रहे हैं, आज के वीडियो को देख रहे हैं, वो इसके पहले का 2 लेक्चर देख चुके होंगे, तभी आज का वीडियो समझ में आएगा। आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसमें आज हम लोग 3 थ्योरम पहले करेंगे और 3 थ्योरम करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और तब तुम लोग पहला एक्सरसाइज बनाने के लायक हो जाओगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ाई करना। चलो बात करेंगे हम लोग थ्योरम 1। लेट ए एंड बी द इवेंट्स ऑफ ए सैम्पल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन प्रूव दैट पी एस बाई बी, एस यहाँ पे सैम्पल स्पेस है, बी कोई इवेंट है, पी एस बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई बी इज इक्वल टू 1। ये थ्योरम 1 है आज का। 3 थ्योरम पढ़ना हम लोगों को। लेकिन सबसे पहले बात कर लें कि जो भी बच्चे पीछे का 2 लेक्चर देख चुके हो, उसमें हम लोग जो बात किए थे, बारीकी से हम बात किए थे। और फॉर्मूला आपका है पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी प्रोवाइडेड बाई कि पी बी इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग बात कर चुके हैं पहले के 2 लेक्चर में और कुछ क्वेश्चन किए थे और हम पूरा प्रयास किए थे समझाने का तुमको। और अगर तुम पूरा लेक्चर देखे होगे ठीक से, वीडियो जो है वो कम से कम 1-1 घंटे का तो होगा ही, दोनों ही लेक्चर। आज तीसरा लेक्चर है। और अगर जो बच्चे नहीं देखे हो, आज का वीडियो देख रहे हो, तो एक बार कहना चाहेंगे तुमसे कि पहले का 2 वीडियो देख के आओ तो आज का क्लास समझ में आएगा, ठीक है। और अब हम लोग एक थ्योरम 1 प्रूफ करेंगे। आज का लेक्चर करने के बाद तुम पूरा एक्सरसाइज बना लेना। पहला एक्सरसाइज बना लोगे अगर जिस भी बुक से बना रहे हो इस टॉपिक से, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक है तुम्हारे बुक में, चाहे जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, उसको पूरा बना लेना। चलो भाई बात करेंगे हम लोग कि ये पहला थ्योरम कैसे प्रूफ किया जाए। 3 थ्योरम है और छोटा छोटा है तो प्रूफिंग ज़्यादा बड़ा बड़ा है नहीं, तो ठीक से देख लो इसको। पी एस बाई बी इज इक्वल टू 1 साबित करना है हमें और पी बी बाई बी भी 1 ही प्रूफ करना है। तो पी एस बाई बी यहाँ देखेंगे, पी ए बाई बी का मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। तो इसका मतलब पी एस बाई बी का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। बहुत आसान है, सबको ये बात एक लाइन, तो ये बात बस सबको समझ में आ गया। हाँ यहाँ देख लो, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब बात यह है कि एस तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस है और बी उसी के अंदर का कोई इवेंट है। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट 3 पढ़े हो तो पता होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता था क्या। और पता होगा तुमको इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। ये मतलब था क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी में। और अगर कोई उसमें इन्वर्सल सेट हो, एस इंटरसेक्शन इन्वर्सल सेट, क्योंकि इन्वर्सल सेट का ए जो है, ए सेट ए इन्वर्सल सेट का सबसेट अगर है तो ए इंटरसेक्शन यू, जहाँ पे कि यू जो लिखे हैं वह इन्वर्सल सेट है, तो मीनिंग हुआ करता है ए इंटरसेक्शन यू का मतलब होता है ए। क्योंकि ए सबसेट है यू का, तो ए का सारा एलिमेंट यू में होगा ही। अब ए इंटरसेक्शन यू का मतलब इन दोनों का कॉमन एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन यू का मतलब क्या होगा? कॉमन एलिमेंट। तो जाहिर सी बात है कि अगर ए यू का सबसेट है तो ए का प्रत्येक एलिमेंट यू में होगा, तो ए इंटरसेक्शन यू इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा वह एक ए ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो लिखा गया है एस इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन बी, तुम समझ सकते हो कि बी में जो भी एलिमेंट होगा, चूँकि एस सैम्पल स्पेस है तो सैम्पल स्पेस का और सेट बी उसी के अंदर उसी सैम्पल स्पेस से बिलोंग कर, उसी सैम्पल स्पेस से जो भी सैम्पल स्पेस में जो एलिमेंट होगा वह बी एलिमेंट में उसी में से बिलोंग करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेट बी में जो एलिमेंट बिलोंग करेगा वह सेट एस से ही होगा, सेट एस से ही होगा। तो बी यहाँ पे सबसेट हो जाएगा सेट एस का, अतः एस और बी में जो कॉमन एलिमेंट होगा वह सिर्फ बी का होगा। एस इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, समझ सकते हो जिस प्रकार से ये ए इंटरसेक्शन यू ए हो गया, उस प्रकार से एस यहाँ पे इन्वर्सल सेट जैसा बिहेव कर रहा है, बी एक इसी एस का सबसेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो एस और बी में जब कॉमन एलिमेंट चूज करेंगे तो सारा का सारा एलिमेंट बी का एस में मिल जाएगा। तो एस इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी इक्वल टू लिख सकते हो, पी तो है बाहर में और एस इंटरसेक्शन बी का मतलब बी,
उम्मीद करते हैं कि तुम समझ गए होगे। और ये रहा पी बी दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि पहला थ्योरम जो था हमारा, जो है हमारा, ये पी एस बाई बी इक्वल टू 1 हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। फिर आगे देखेंगे, इसी में हमको पी बी बाई बी इक्वल टू 1 भी दिखाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई बी इज इक्वल टू, फिर वही अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे बाबू कि पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो तुम समझ जाओगे कि पी बी बाई बी, यहाँ ए के प्लेस पे बी है और बाई बी ए बाई बी, यहाँ पे बी बाई बी है, वहाँ ए बाई बी है, तो पी बी इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। देख लो इसको, यहाँ देख लो, यहाँ जो ए था उसके यहाँ ए लिखे हैं, यहाँ पे बी है तो ऊपर में यहाँ पहले बी लिखे हैं। तो सेम उसी नियम से, उसी रूल से, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट फार्मूला जो पढ़ाए थे लेक्चर 1 में ही, उसी रूल से हम ये लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, समझ गए होगे ना, पी बी बाई बी। अगर पी ए बाई बी हुआ करता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी, और अगर पी बी बाई बी है तो बी इंटरसेक्शन बी, समझ गए होगे। अच्छा, अब बात है कि कोई सेट अगर बी है और दूसरा सेट वही बी, इनका इंटरसेक्शन, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, दो सेट का यूनियन। देखो यहाँ पे अगर एक सेट ए है उसका यूनियन ए होता है, और कोई सेट ए है तो उसका इंटरसेक्शन भी ए होता है। क्लास 11 सेट थ्योरी में पढ़े हो। तो बी क्यों भाई, क्योंकि ए और ए का सारा एलिमेंट कंबाइन करोगे, यूनियन है तो ए ही रहेगा। और अगर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट टू बोथ सेट्स। ए एक सेट है, फिर सेट ए वही सेम सेट है, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट खुद सेट ए होगा, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, देयरफॉर बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा बी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए जो सिंबल है पी, वो तो पी रहेगा, और बी इंटरसेक्शन बी का मतलब सिर्फ बी, बी इंटरसेक्शन बी का मतलब सिर्फ बी, दैट डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू 1, 1 टाइम में कैंसिल आउट हो गया। तो तुम देख लिए कि हम लोग थ्योरम 1 प्रूफ कर लिए। अब तुमको थ्योरम 1 का प्रूफिंग तुम देख लिए, बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कम से कम जरूर याद रखना है इसका रिजल्ट। अगर तुम प्रूफिंग समझ सकते हो और प्रूफिंग याद रख सकते हो, इट्स बेटर फॉर यू, बट कम से कम एटलीस्ट तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो तुम इसको ठीक से रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख लो, अपने कॉपी पे नोट कर लो। और हम कहते ही हैं कि अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो तुम सबसे पहले कॉपी और पेन लेके ही बैठोगे। लेक्चर जो है 1 घंटे का हो ही जाता है, और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो 1 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। 1 घंटे का लेक्चर है तो ये है कि जब तुम वीडियो को पॉज कर करके लिखते होगे तो 1.5 घंटा, 1.5 आवर या 1.25 घंटा ऐसा कुछ लगता होगा, पर सिखा रहे हैं तो सीखना ही पड़ेगा ना। तो अगर तुम सीखने आए हो तो इतना टाइम देना ही पड़ेगा, और हम तो लाइन से बारीकी से सभी पॉइंट्स को बताते हुए चल रहे हैं ताकि तुमसे सारा क्वेश्चन बन जाए। ये याद कर लो, इसको याद कर लो, पी एस बाई बी, एक तो ये फॉर्मूला याद किए हो पहले से, ये वाला याद किए हो। अब एक और फॉर्मूला ऐड हो गया, पी एस बाई बी इक्वल टू पी बी बाई बी इक्वल टू 1, ये याद कर लो, ठीक है। और अब हम बोर्ड को इरेज करेंगे, वीडियो को पॉज करके मेरा लिखा हुआ नोट कर लो, बोर्ड को इरेज करेंगे, और इरेज करने के बाद थ्योरम नंबर 2 करेंगे। कृपया बोर्ड को, कृपया ये वीडियो को पॉज कर लो। तो बोर्ड पे अभी दूसरा थ्योरम मेंशन है, हम थ्योरम को पढ़ रहे हैं। ये है थ्योरम 2 और ये है थ्योरम 2, और अभी हम पढ़ रहे हैं लेट ए एंड बी बी द टू इवेंट्स, लेट ए एंड बी बी द टू इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस। ए और बी 2 इवेंट है और सैम्पल स्पेस है एस, एंड लेट ई बी एन इवेंट, और ई इसमें कोई इवेंट है सच दैट पी इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 नहीं होना चाहिए। देन प्रूव दैट पी ए यूनियन बाई, अब लिख ई डिवाइड बाई पी ए बाई ई प्लस पी बी बाई ई माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई ई। यह इंपॉर्टेंट थ्योरम याद रखना है। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये तो हम पहले बता ही चुके हैं कि यह हम लोग लेक्चर 1 में ही सीखे थे, पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, वेयर पी बी इज नॉट इक्वल 0, और ये बेसिक फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो अभी हम लोग थ्योरम 1 सीख चुके हैं, थ्योरम 2 करेंगे। थ्योरम 2 को करने के लिए थोड़ा सेट थ्योरी का जानकारी होना ही चाहिए, और 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़े हो। कहीं कहीं बीच पे इसको प्रूफ करते वक्त कभी अगर कहीं बीच में ज़रूरत हुआ तो हम बात कर लेंगे इस पर, किस पर, सेट थ्योरी पर हम बात कर लेंगे, मतलब हम समझा देंगे तुमको, ये तय है। थोड़ा अगर तुमको सेट थ्योरी भूल ही जाता है बच्चा 12th का, थोड़ा बहुत सेट थ्योरी जो लोग भूल गए होंगे हम थोड़ा समझा देंगे, जिनको याद है
बहुत बढ़िया। चलिए भाई शुरू करते हैं इसको हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड से हम इस थ्योरम का प्रूफिंग करेंगे, PRFF प्रूफ, और लेफ्ट हैंड साइड सुंदर से लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू P। ध्यान से देखना, नहीं ध्यान दोगे तो समझ में आएगा नहीं, प्रूफिंग नहीं भी समझ में आएगा तो भी कम से कम रिजल्ट याद रखना, लेकिन सबको समझ में आ जाएगा अगर तुम मेरा क्लास ध्यान से कर रहे हो, ध्यान से वीडियो देख रहे हो। तो सबसे पहले तो देखोगे कैसे, बस यहाँ पे फोकस कर दो, कहीं इधर उधर मत देखो, फोकस कर दो, समझा देंगे। P A यूनियन B को तुम एक सेट मान लो। तुम जानते हो ना कि A यूनियन B क्या होता है। A और B अगर दो सेट है तो A यूनियन B का मतलब तुमको पता होना चाहिए। A और B अगर दो सेट है तो A यूनियन B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो A यूनियन B क्या है? A यूनियन B भी एक सेट ही है, क्योंकि वह दो सेट का कुछ जो भी एलिमेंट्स कंबाइन कर देते हैं वो इस सेट में लिखा जाता है। फाइनली मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि A यूनियन B है क्या? एक सेट है। तो A यूनियन B एक सेट है, चलो इसको सिंगल सेट मान लो एक समय के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए A यूनियन B में जो भी एलिमेंट आया सिंगल सेट मान लो इसको। अब ये एक सेट है और ये बाई E है, तो अब P A बाई B, इसको A मानो मन में, हेलो सोचो, इस पूरे को मन में A मानो, डिवाइड बाई इस E को B मानो मन में, A बाई B। तो ये फॉर्मूला देखो, P A बाई B इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P B। इसको यहाँ अप्लाई कर दो। क्या बोले हम? A यूनियन B को मन में A मानो, मन में मानो, लिखोगे A यूनियन B ही लिखोगे। मन में सोचो कि ये A है और E को मन में सोचो कि B है, और वो फॉर्मूला देखो P A बाई B इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला देखो, आ जाओ यहाँ पे। P A बाई B इज इक्वल टू P, नीचे लिखते हैं, इज इक्वल टू P A बाई B का मतलब P A इंटरसेक्शन B। A बोल रहे हैं मन में, लिख रहे हैं A यूनियन B। P A बाई B का मतलब P A इंटरसेक्शन B, यानी कि ये, ठीक है, डिवाइड बाई PE। देखोगे एक लाइन समझ आना चाहिए पहले, ये वाला यहाँ से हम फॉर्मूला यूज किए हैं, इसको मन में माने हैं A, इसको माने हैं B, तो PA बाई B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई PB। जब B बोल रहे हैं तो E लिख रहे हैं, और जब A बोल रहे हैं तो A यूनियन B लिख रहे हैं। PA बाई B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B बाई PB, वहाँ फॉर्मूला वही याद किया हुआ है और लिख रहे हैं ऐसा। ये लाइन तो समझ में तुमको आ गया होगा। इसके बाद P या A यूनियन B इंटरसेक्शन E है यहाँ पे, ठीक है। तो अब तुमको थोड़ा याद होगा सेट थ्योरी का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? P A इंटरसेक्शन E यूनियन B इंटरसेक्शन E। अब ये कैसे लिख दिया हम? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, है ना। कैसे लिखें? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेट थ्योरी में पढ़े थे, ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पे आपका ये हो गया ABE, 3 सेट्स है, 3 सेट का कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? PA इंटरसेक्शन E लिखें, और फिर बीच में यूनियन है तो यूनियन B इंटरसेक्शन E। A का E के साथ ऑपरेशन किए इंटरसेक्शन का, और B का E के साथ किए ऑपरेशन इंटरसेक्शन का, बीच में यूनियन तो है ही, डिवाइड बाई PE। उम्मीद है कि अभी तुमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से समझ में आ गया होगा। अगर सेट थोड़ा पढ़े होगे, नहीं तो फिर अभी देख लो कैसे किए, समझ में अभी भी आ जाएगा। अगर सेट भूल गए होगे तब भी। इसके बाद नीचे लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे जगह छोड़ते हैं कुछ अगर कुछ जरूरत होगा तो किया जाएगा यहाँ पे समझाने के लिए, इसको जो भी होगा करेंगे। अब क्या करें? अब जरा सोचो, इस पूरे को, इस सेट को मन में A मानो और इस सेट को मन में B मानो। A इंटरसेक्शन E, जैसे कि हम तुमको बताएं कि A यूनियन B एक सेट है, तो जानते हो A इंटरसेक्शन B भी एक सेट ही होता है। A इंटरसेक्शन B इज द सेट ऑफ ऑल, A इंटरसेक्शन B इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। थोड़ी देर पहले भी लिखे थे। तो देखोगे यह दो चीज़ तो तुम समझते हो कि A इंटरसेक्शन B भी एक सेट ही है, तो यह A इंटरसेक्शन E भी एक सेट है और B इंटरसेक्शन E भी एक सेट ही है, सेट है ये सब। तो इस पूरे A इंटरसेक्शन E को एक सिंगल सेट मानो और B इंटरसेक्शन E को भी एक सिंगल सेट मानो मन में। मतलब इसको समझ लेना थोड़ी देर के लिए कि A है, और इसको समझ लो थोड़ी देर के लिए कि B है। A यूनियन B, तो फॉर्मूला याद करो, A यूनियन B क्या लिखा करते थे? A यूनियन B यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक्चुअली प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, तो रुक जाना।
नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अगर तुमको याद होगा तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद करो, सेट थ्योरी का बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा सोचो, दोनों तरफ अगर तुम नंबर ऑफ एस का मतलब सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर दो, कर सकते हो ना? हाँ ऑफ कोर्स, इक्वल के दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हो, बशर्ते कि एन एस इज नॉट इक्वल जीरो। और नहीं होगा, सैम्पल स्पेस जीरो कैसे होगा? दैट इम्प्लाइज, अच्छा ये तुमको पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी बटा नंबर ऑफ एस, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ लिख दे रहे हैं। बेसिक फार्मूला जो क्लास 9th और 10th में पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। पता नहीं यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, तो सुनाई दिया होगा, पी ई इक्वल टू एन ई बटा एन एस। तो ये आपका अगर ए यूनियन बी कोई इवेंट है तो एन ई बटा एन एस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, या सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ए। अच्छा ये देखोगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा एन एस, यानी कि एन ए बटा एन एस। क्यों भाई? तो तुमको पता होगा कि ए प्लस बी माइनस सी बाई डी हो, लिख सकते हैं ए बाई डी प्लस बी बाई डी माइनस सी बाई डी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना? एलजेब्रा है, सिंपल एलजेब्रा है। तो एन ए बटा एन एस लिख सकते हैं इसको हम लोग। एक तरह हम लिख देते हैं इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखोगे, अब ये बताना क्यों पड़ रहा है? ये बताना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि तुम क्या पता भूल गए होगे, 11th में था और ज़्यादातर बच्चा भूल जाते हैं क्योंकि हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, अनुभव है मेरे को। तो यहाँ पे देख लो, हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब बाबू देखोगे, दैट इम्प्लाइज है यहाँ पे, ये लिखे हैं दैट इम्प्लाइज, यार गंदा हो जाता है, दैट इम्प्लाइज। अब देखोगे एन ई, इस ए यूनियन बी को कोई इवेंट मानो तो एन ई बटा एन एस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ फॉर्मूला है एन ई बटा एन एस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो एन, यहाँ पे एन ई, ए यूनियन बी कोई इवेंट है अगर, तो एन ई बटा एन एस इक्वल टू पी ई होता है। ई के प्लेस पे है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी। एन ई बटा एन एस होता है पी ई होता है, तो एन ए बटा एन एस होगा पी ए प्लस एन बी बटा एन एस पी बी माइनस एन ई, इसको ई बोलो मन में, बटा एन एस पी ई, और ई के प्लेस पे यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी। उम्मीद है कि समझ गए होंगे ए यूनियन बी का मतलब, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी का मतलब फाइनली क्या हो गया? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अलग से याद नहीं करना है, ये जो याद है तुमको, बेसिक फॉर्मूला क्या था? एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यही बेसिक फॉर्मूला जो तुम याद किए हो, सबको याद रहता ही है। उसी में एन को हटा के पी लगा दो आगे, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एन एस तो हम बाद में ना डिवाइड किए हैं, फॉर्मूला तो मेनली वही था ऊपर में जो था। तो ये तुम्हारा ये फॉर्मूला जो है तुमको सिंपल है और तुम याद कर सकते हो। याद करना क्या था? पहले से एन लगा हुआ था, अभी पी लगा दिया एन की जगह पे, हो गया। अब बताओ, अब जरा सोचो कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू, ये याद कर लिए, मान लेते हैं। अब इसको तुम मन में ए मानो, इसको तुम मन में बी मानो। पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या? पी ए के प्लेस पे ए इंटरसेक्शन ई, ठीक है, प्लस पी बी के प्लेस पे ये हो गया सेकेंड वाला, पी बी इंटरसेक्शन ई माइनस क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का मतलब ये, इंटरसेक्शन बी का मतलब बी इंटरसेक्शन ई। देखो इसको तुम यहाँ पे अप्लाई किए हैं, ठीक है, समझ गए होगे, बाई पी ई। 12th के बच्चे हो, समझ गए होगे। अब देखो फिर लिख सकते हैं क्या? पी ए इंटरसेक्शन ई प्लस पी बी इंटरसेक्शन ई। देखते रहना, हिलना मत। अब ए इंटरसेक्शन ई, इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ई दो बार होने का कोई मतलब नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट्स, तीनों ही सेट ए ई और बी, तीन ही डिफरेंट सेट है। ई तो यहाँ पे सेम ही है, तो तीन डिफरेंट सेट है यहाँ पे ए ई और बी। इन तीनों का कॉमन एलिमेंट को लिखने के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन बी, ये भी लिख सकते हैं। ये अलग से फिर ई लिखने का जरूरत नहीं है, मीनिंग तो वही है ना इसका, बाई पी। और अब लास्ट लाइन क्या कि अब ए प्लस बी माइनस सी बाई डी, ए बाई डी प्लस बी बाई डी माइनस सी बाई डी, लाइक दिस। तो लिख सकते हो ना, पी ए इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई पी
प्लस पी बी इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई पी ई माइनस पी ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन बी। अच्छा, हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं एसोसिएटिव लॉ, मतलब तीन जो सेट है अगर ए ई बी, तो हम लोग इसको या तो इन दो को पहले ब्रैकेट में लिख दें या इन दो को पहले लिख दें ब्रैकेट में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों भाई? तो जो सेट है वो इंटरसेक्शन के ऑपरेशन पे एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ पता होगा तुमको, एसोसिएटिव लॉ तुम क्लास 10th 9th में भी पढ़े हो ना। when three real numbers when we add three real numbers in any order we get the same result, यानी कि तीन रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे रिजल्ट सेम आएगा। और वो सेट में भी काम करता है। अगर तीन सेट है और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है यहाँ पे, तो तीनों को हम किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट करें रिजल्ट सेम में आएगा। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगर दो सेट होता है या फिर दो रियल नंबर, उसका अगर 2 + 3 = 3 + 2 कर दें, इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। चलो यहाँ पे अभी यहाँ पे सब पी एस पी तो सब में है डिवाइड बाई, ठीक है। अब देखो तो अब क्या हो गया, ये पी ए इंटरसेक्शन ई बटा पी। अब यहाँ पे आ जाओ, वापस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखे हैं, थोड़ा हल्का हो गया, इसको फिर से हम ठीक से लिख दें। पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी इक्वल टू पी ए बाई बी। तो बताओ पी ए इंटरसेक्शन ए पी, फिर से बोलेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, बी के प्लेस पे ई है बटा, अगर थोड़ा देर के लिए मान लो कि ई नहीं है बी है, ई नहीं है बी है मान लो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी है ना, इज इक्वल टू पी ए बाई बी। बट यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे ई है, तो पी ए इंटरसेक्शन ई बटा पी इक्वल टू पी ए बाई ई। पी ए बाई ई होगा यहाँ पे, ए बाई बी के प्लेस पे यहाँ पे क्या होगा, ए बाई ई, पी ए बाई ई। ठीक है, आगे आइए। प्लस सेम बी इंटरसेक्शन ई बटा बी पी पी बी बाई ई। बेसिक फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं। इस बार ये बराबर ये होता था तो ये बराबर ये भी लिख सकते हैं, वही चल रहा है यहाँ पे माइनस। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, इस पूरे को एक सेट मानो, ए इंटरसेक्शन ई को यहाँ से यहाँ को एक सेट मानो, ठीक है। अब एक सेट मानो तो पी ए इसको बोले एक सेट मानो और मन में मानो कि ए है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा यहाँ पे क्या है, पी है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा वो करना होगा, इसको चेंज करना होगा। क्यों? यहाँ लास्ट में ई है ना, हेलो, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लास्ट में थोड़ा इसको आगे पीछे अरेंज करना पड़ेगा। क्यों? नीचे में ई है ना, ई को हम बाद में कर सकते हैं। हम अभी बोले ही थे कि एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग तीन सेट को हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला पे अरेंज करने के लिए देखना क्या करेंगे, अच्छा होगा यहाँ पे वो दूसरा वे में लिखे थे, ई को मिटा दिए, ई को लिखेंगे बी के प्लेस पे, और बी जो यहाँ से अरेंज किए उसको लिखेंगे हम ई के प्लेस पे। और अब ये भी कर सकते हैं, क्यों? एसोसिएटिव लॉ से ए और बी को पहले अरेंज कर दिए, इंटरसेक्शन ई को बाद में कर दिए, किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी को मन में थोड़ी देर के लिए मन में ए मान लो, ए मान लो, एक सिंगल सेट ए मान लो, यहाँ ब्रैकेट है, इसको तुम ए मान लो मन में, ए इंटरसेक्शन ई बटा पी, पी ए इंटरसेक्शन ई बटा पी। ये फॉर्मूला का उल्टा आ जाओ, पी ए बाई बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे आपका ये हुआ बटा ई। यहाँ देखो फॉर्मूला प्रूफ हुआ क्या, पी ए यूनियन बी बटा ई, पी ए यूनियन बी बटा ई इज इक्वल टू पी ए बाई ई प्लस पी बी बाई ई माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बटा ई। यानी कि फॉर्मूला हम लोग प्रूफ कर दिए, हेंस प्रूव्ड। और अब अगर तुम फार्मूला को समझना चाहते हो, इसका प्रूफिंग को, तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया हो तो। उम्मीद है कि आ गया होगा, स्लोली बता रहे थे। लेकिन अगर तुम ना भी इसको याद रख पाओ, एग्ज़ाम 12th बोर्ड के लिए, आगे के एग्ज़ाम के लिए, मेंस के लिए ना भी याद कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, तुम कम से कम इसको ज़रूर याद रखोगे, ये डेटा को ज़रूर याद रखोगे, ये तुम्हारा क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। और ये अभी 2021 चल रहा है, तो इस बार 2021 में जो नवंबर में, अब महीना अभी अगस्त खत्म होने वाला है, आज 28 या 29 तारीख, आज 29 तारीख है, 29 अगस्त, और अभी रात का 1 बज रहा है एग्जैक्टली। रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि तुमको ऑडियो क्वालिटी अच्छा मिले, प्रयास कर रहे हैं तुमको अच्छा वीडियो देने का, क्योंकि दिन में रिकॉर्ड करने पे थोड़ा इसमें नॉइज़ आ जाता है वीडियो में। अब थोड़ा बहुत नॉइज़ होगा तो वो
एसी का नॉइज हो सकता है। तो अब देखोगे फ़ैन तो हम बंद किए हुए हैं। अब देखोगे बाबू, ये तो हम सेकंड थ्योरम भी प्रूव कर दिए, तुम इसको प्रैक्टिस करके इसको रिवाइज कर याद कर सकते हो। अब हम थ्योरम 3 करेंगे, लेकिन थ्योरम 3 करने के पहले एक बात, इसी से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हो, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, और तुम डिसजॉइंट सेट का मतलब समझते हो ना, अगर ए और बी दो सेट है और दो सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन है तो वह सेट कहलाता है इंटरसेक्टिंग सेट्स। 11th क्लास सेट थ्योरी चैप्टर। फिर से, अगर ए और बी दो सेट है और दो सेट में एक भी सिंगल एलिमेंट यदि कॉमन है तो यह दोनों सेट ए और बी आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सेट्स। कब ए और बी सेट कहा जाता है डिसजॉइंट सेट, सुनना मेरी बात को ध्यान से, कब ए और बी कहा जाता है डिसजॉइंट सेट, जब सेट ए और सेट बी में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ना ए का कोई भी एलिमेंट बी में ना हो और सेट बी का कोई भी एलिमेंट ए में ना हो। इफ़ ए एंड बी हैव नो एनी, इफ सेट ए एंड बी हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट्स, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। और इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, देन यू नो दैट कि ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट, माने कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, पता है तुमको। और अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में एन क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी, जिसे हम लोग सेट थ्योरी में कार्डिनल नंबर नाम से भी जानते हैं। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, क्योंकि इस 5 सेट में एक भी एलिमेंट होता नहीं है, इसको हम लोग एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक भी नहीं, तो यहाँ पे लिखते हैं 0। ध्यान देना, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, बट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज 0, ये 0 है। तो अगर कोई तुमसे कहे कि इसका प्रोबेबिलिटी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ एस चाहे जो भी हो, बट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वह 0 होगा, 0 बटा नंबर ऑफ एस इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्या सीखे कि अगर ए और बी, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स या टू डिसजॉइंट सेट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है ना, ये समझ गया। तो जरा सोचो, इसी क्वेश्चन में सोचो कि यहाँ पे हम एक बात लिख दे रहे हैं। पहले तो काम करना कि तुम लोग थोड़ी देर बाद वीडियो को पॉज करके जो लिखे हैं बोर्ड पे वो नोट कर लो। हम साइड हो जा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके जितना लिखे हैं ये प्रूफिंग, वो प्रूफिंग उतार लो, हम साइड हो जा रहे हैं। और अभी हम बिना अपने तरफ से वीडियो को पॉज किए हम तुरंत इसका एक और बात कर देंगे, जिसे हम लोग कह सकते हैं कोलरी। हाँ ठीक है, जगह है, स्पेस है, हम कर सकते हैं काम, बहुत ज़्यादा यूज होगा नहीं जगह का। तो ये हम हट गए हैं स्क्रीन पर से, ताकि तुम इसको नोट कर लो बाबू। नोट कर लिए होगे, टाइम मिल गया होगा। अब क्या करोगे तुम, अब तुम क्या करोगे कि ये भी तुम चीज़ समझ लिए हो। जरा सोचो, इसी थ्योरम 2 में अगर हम ये बात बोल दें, हम थोड़ा सा इरेज करें क्या, देखते हैं। अगर तुम ना वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, हम अगर ज़रूरत हुआ तो बीच में इरेज भी कर देंगे। सोचो कि इसी थ्योरम में थोड़ा सा हम इस बात को जोड़ें, हम इधर वाला कुछ मिटा देते हैं और इसी में हम कुछ एक लाइन जोड़ दें अगर कि ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो क्या होगा। यहाँ का कुछ हम डेटा मिटा सकते हैं, ठीक है। ये सब तुम नोट कर लिए होगे। सोचो जरा सा इसी में कि इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, इसी थ्योरम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देन P ऑफ A यूनियन B डिवाइड बाई E इज इक्वल टू होगा P A बाई E प्लस P B बाई E हो जाएगा। ये कह रहे हैं, ये थ्योरम का कोरोलरी कह सकते हो, याद कर लो इसको भी। यह क्या कह सकते हो तुम इसको, इस थ्योरम 2 का कोरोलरी कह सकते हो। देख लो बाबू, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो यही फॉर्मूला जो तुमको हम बोल दिए याद कर लो। प्रूफिंग भले मत याद करो, लेकिन तुम इसको बोल दिए, अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो ये याद करना पड़ेगा, ये थ्योरम 2। और इसी थ्योरम 2 में अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा। क्यों, क्या हो गया, ये जो टॉपिक है, ये जो बात है ना, ये 0 हो गया। 0 कैसे हो गया, क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट सेट है। ए और बी क्या है,
डिसजॉइंट सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अगर इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0। तो P ऑफ दिस बाई दिस, और तुम जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको अगर A मानो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? इसका तो 0 हो जाएगा ना, ऊपर में ये 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, प्लस 0 बटा नंबर ऑफ ये 0 बटा पी ई 0 पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और तब ये आपका डेटा बनेगा। ये उम्मीद करते हैं समझ गए होगे और तुम याद रखोगे यह इसको थ्योरम 2 को और इसके कोलरी को भी, जो इसी थ्योरम से आया है, तो ये याद रखोगे। इस प्रकार से तुम्हारा थ्योरम 2 भी कंप्लीट। वीडियो को पॉज करके ये वाला जो बात है वो लिख लोगे। हम अब लास्ट थ्योरम करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है? वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉरी। और अब बोर्ड पे रहा तीसरा थ्योरम, और अभी देखोगे हम एक बार इसको पढ़ दे रहे हैं। लिखा हुआ है थ्योरम 3 फॉर एनी इवेंट्स ए एंड बी ऑफ सैम्पल स्पेस एस प्रूव दैट पी ए नॉट, इसको नॉट ए, जो ए के ऊपर जो डैश है ना ये इसके माथा पे, इसको ए नॉट या नॉट ए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को तुम क्लास 10th में ए डैश से डिनोट करते थे, तुमको याद होगा। ए नॉट का मतलब क्या हुआ करता था? सेट ए नॉट का मतलब क्या हुआ करता था कि ए नॉट ए डैश या ए नॉट या नॉट ए का मतलब क्या था? ए नॉट का मतलब था कि एलिमेंट ऑफ, सिंपल मीनिंग था एलिमेंट ए डैश ए नॉट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यू फॉर यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ये मीनिंग था। या इक्वल टू, सिंपल बोलो तो u माइनस ए हुआ करता था। u माइनस ए मतलब सारा एलिमेंट u का a हटा देना है। ए नॉट का मतलब नॉट है, ये तुमको पता है पहले से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए तुम क्लास 10 में ही पढ़े हो, 9th में भी पढ़े होगे और अभी 11th में तो पढ़े ही थे। u माइनस ए डैश का मतलब, इसी ए डैश को जो ऐसे लिखा हुआ है नॉट ए को हम लोग यहाँ पे ऐसे बार दे रहे हैं, ए के ऊपर बार, और पढ़ेंगे नॉट ए या ए नॉट भी जल्दी जल्दी में बोल देते हैं हम लोग। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू 1 माइनस पी ए बाई बी, ये हम लोग को यहाँ पे समझना है। और तुमको याद होगा क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी में पढ़े होगे कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पी ई, ध्यान देना यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1, और दैट इम्प्लाइज यू नो दैट पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, यह हम लोग पढ़े हैं, पहले से जानते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ देखना वही है, यानी कि यह थ्योरम 3 भी तुमको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है बाबू। अगर तुम क्लास 10th में और 9th में याद किए हो पी ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी ई, वही है यहाँ पे पी ए नॉट, बस डिवाइड में यहाँ पे बस ई नॉट है और यहाँ पे डिवाइड में b है, तो ए नॉट बाई बी है। 1 की जगह पे जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, माइनस यहाँ पे देखोगे p था तो यहाँ पे ऊपर में ए नॉट है तो यहाँ पे खाली बस पी ए बाई बी। ये हमारा फॉर्मूला जो है तुमको याद रखना होगा कि ये कैसे होगा, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है ना? यानी कि ये पूरा जो फॉर्मूला है यहीं से आया है, अगर तुम समझो तो। बस तुमको डिवाइड में b याद रखना है और यहाँ डिवाइड में b याद रखना है। याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, अब प्रूफिंग कर सकते हैं इसको हम लोग। सुनो इसका प्रूफ क्या होगा, और तुम अगर प्रूफ ना भी समझो तो तुमको ये डेटा याद रखना है। वेयर ए नॉट डिनोट्स नॉट ए या ए बार डिनोट्स नॉट ए नॉट या नॉट ए पढ़ सकते हैं। प्रूफ कर देते हैं हम इसको। अच्छा, तुम अगर सोच रहे होगे कि राइट में सब क्या लिखे, इस पे बाद में बात करेंगे, अभी बात करेंगे, पहले हम प्रूफ करेंगे फिर इसमें बात करेंगे। प्रूफिंग तो हो ही चुका है लेकिन दूसरे तरीके से। अभी इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे वो देखना। सिंस अच्छा, इसको थ्योरम 3 को प्रूफ करने के लिए हम थ्योरम 1 और 2 जो भी बताए हैं उसका यूज करेंगे। थ्योरम 1 देखो यहाँ पे, थ्योरम 1 आज का ये जो बात किए थे उसका यूज करेंगे, और थ्योरम 2 आज का, थ्योरम 2 का कोलरी जो ये बात किए हैं हम कि व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन पी ए यूनियन बी बाई ई इक्वल टू पी ए बाई ई प्लस पी बी बाई ई। यहाँ लिखे हैं बी बाई ई लिखे हैं, यह पी बी बाई ई लिखा हुआ है, तुमको दिख रहा होगा। हम इरेज करके फिर से साफ कर लिख रहे हैं बी डिवाइड बाई ई। कब? जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे 5 था तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0, तो सॉरी हाँ ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 तो प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगा। फिर से एक बार,
ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगा। अभी हम बात समझाए थे यहाँ पे कुछ देर पहले, उस पर बात नहीं करेंगे अब। हाँ, अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, इसको आसान है। तो थ्योरम 1 क्या सीखे थे हम लोग, यहाँ देखो लिख दिए थ्योरम 1 आज का, पी एस बाई बी इक्वल टू 1 होता है, तुम जानते हो, ठीक है, आज का थ्योरम 1 है। अच्छा अब देखो पी एस यहाँ पे क्या ऐसा कैसा बिहेव कर, एस यहाँ पे सेट में जो यूनिवर्सल सेट हुआ करता था, यानी जितने सेट हुआ करते थे एक क्वेश्चन में, उसका सुपर सेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे एस जो कि सैम्पल स्पेस है और ए भी जो उसका इवेंट्स है उसी टॉपिक में, उसी क्वेश्चन में, तो एस जस्ट बिहेव लाइक यूनिवर्सल सेट। एस यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो एस पी एस बाई बी इक्वल टू 1, तो एस अगर यूनिवर्सल सेट जैसा बिहेव कर रहा है तो एस को लिख सकते हो, यहाँ देखो ए यूनियन ए नॉट। ए यूनियन ए नॉट क्यों लिख सकते हो, ए का मतलब सारा एलिमेंट सेट ए का, ए नॉट या नॉट ए का मतलब जो एलिमेंट ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, यहाँ पे एस यूनिवर्सल सेट जैसा। तो ए का मतलब ए और ए नॉट ए का मतलब ए छोड़ के सारा एलिमेंट जो कि सैम्पल स्पेस से है। तो दोनों को जब कंबाइन कर दोगे, ए को और ए नॉट को कंबाइन कर दोगे तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे सैम्पल स्पेस एस बन जाएगा। ये तुम भी पढ़े हो क्लास 11th में। तो ए यूनियन ए नॉट, हम एस को लिख सकते हैं ए यूनियन ए नॉट लिख सकते हैं। उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे, पता नहीं बट तुम अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो 11th में सेट तो समझ गए होगे। वहाँ पे ऐसे पढ़े थे ए यूनियन ए नॉट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये पढ़े थे क्लास 11th में। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की जगह पे सैम्पल स्पेस है। तो ए यूनियन, और हो सकता है कि 11th तो तुम यहाँ पे बार पढ़े हो ऐसे, बार के प्लेस पे डैश पढ़े हो ऐसे, यहाँ डैश को ही हम लोग बार से चेंज कर दिए हैं। ए यूनियन ए नॉट लिख सकते हैं एस के प्लेस पे बाई बी इक्वल टू 1। अब यहाँ ये तो हो गया थ्योरम 1 से, ठीक। और ये अब ये जो लिखे हैं एस को यहाँ से लिख दिए कि भाई ए यूनियन ए नॉट इक्वल टू यू होता है, यू की जगह पे एस यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि यूनिवर्सल सेट के जैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे एस सैम्पल स्पेस। दैट इम्प्लाइज, अब थ्योरम 2 देखो, अगर ए एंड बी, ए नॉट को हम बी बोल रहे हैं वहाँ पे, अभी थ्योरम 2 में हम, यहाँ थ्योरम 2 है ए यूनियन बी बटा ई इक्वल टू ए होगा कब, जब ए और बी डिसजॉइंट सेट है। ए और बी डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं, डिसजॉइंट सेट जब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। ए और ए डैश दो अलग अलग सेट है, यह डिसजॉइंट है कि नहीं है, सोचो सोचो एक सेकेंड के लिए। डिसजॉइंट है भाई, क्योंकि ए में ए का एलिमेंट है और नॉट ए में एक भी एलिमेंट ए का नहीं है। ए में ए का एलिमेंट है और नॉट ए में एक भी एलिमेंट ए का नहीं है। तो ए और ए नॉट डिसजॉइंट सेट है, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो ए एंड, अब सुनो, अगर ए और बी हम कह रहे हैं ए नॉट को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हो तो ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी और बटा ई का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे ए यूनियन ए नॉट बटा बी का क्या मतलब हो जाएगा, देखो तो पी यहाँ था ए डिवाइड बाई ई था, ए डिवाइड बाई बी होगा, पी ए डिवाइड बाई बी होगा, प्लस तो यहाँ पे होगा प्लस ए नॉट बाई बी, यहाँ देखोगे फिर था बी बाई, है ना, बी बाई, तो यहाँ हो जाएगा ए नॉट बाई पी ए नॉट बाई बी इज इक्वल टू 1। उम्मीद है कि यह समझ गया कि यह लाइन कैसे लिखे हैं। यह लाइन लिखे हैं पहला वाला थ्योरम 1 से और ये लिखे हैं थ्योरम 2 से। दैट इम्प्लाइज, हो गया प्रूफ। तो कह सकते हैं क्या पी ए नॉट ए बाई बी इज इक्वल टू 1, इसको भेज दो राइट, माइनस पी ए बाई बी, हेंस प्रूव्ड। देख लो, आसान है ना प्रूफिंग, हेंस प्रूव्ड, आसान है ना प्रूफिंग। फिर बोलोगे इधर क्या लिखे हैं, ये तो तुम वीडियो को पॉज करके देख लेना क्या लिखे हैं, समझ में आ जाएगा। ये वाला प्रूफिंग हम विदाउट थ्योरम 2, बिना थ्योरम 2 के हेल्प से, यहाँ पे जो हम थ्योरम 2 का हेल्प लिए हैं, बिना थ्योरम 2 के हेल्प से, कहाँ पे लिए हैं, हाँ यहीं पे। इसके बाद जो ये लिखे हैं यह थ्योरम 2 के हेल्प से लिखे हैं, यह जो है प्रूफिंग है बिना थ्योरम 2 के हेल्प से ही बना दिए हैं। अब इस पर हम बात करेंगे, वीडियो झूठ मूठ का लंबा होगा, यह सेट का थ्योरी का बात है, तुम देखोगे समझ में आ जाएगा। एस बाई बी इक्वल टू 1, थ्योरम 1, एस को लिख सकते हैं ए यूनियन ए नॉट बाई बी, 1 समझ में आ गया। अब ए यूनियन ए नॉट बाई बी, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट फॉर्मूला था, इस पूरे को मन में ए मानो, इसको बी तो है ही, पी ए बटा बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बटा बी बी।
बटा पी बी, यह थ्योरम यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट फार्मूला कौन सा, पी ए बटा बी इक्वल टू कौन सा, वही जो पी ए बटा बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, जो शुरू में बताया था ना, वही वाला लेक्चर 1 में बात किए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पी लिखे भाई, पी लिखे हैं, ये ए लिखे हैं। तो अभी देखोगे तुम, उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे। तो पी इसको मानो ए बटा बी, पी ए बटा बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी इक्वल टू 1। यानी ये कैसे लिखे हम, यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट फार्मूला से लिखे हैं जो सिखाए थे लेक्चर 1 में स्टार्टिंग में। इसके बाद ये लाइन कैसे लिखे हैं, तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए नॉट इंटरसेक्शन बी, कौन से लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ठीक है, एक बार बोल दे रहे ताकि तुम समझ सको, बाद में वीडियो को पॉज करके देख लेना। यह बोले हम क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हम कैसे बोले, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यह कैसे बोले, यह तो यहाँ से एस को ए यूनियन ए नॉट बोल सकते हैं, जैसे यहाँ बोले थे हम लोग। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा अब ये इसको ए मानो मन में, इसको बी मानो मन में, माने पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। कब होता है, कब होता है, जब ए और बी डिसजॉइंट सेट हो। नहीं तो एक और होता माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी वाला भी होता था ना, लेकिन यहाँ पे अगर इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो ए यूनियन बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका दिस, और फिर यहाँ पे सबको बारी बारी से डिवाइड किए हैं, और इसको हम फार्मूला जो था आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, उसको वापस लिखे हैं पी ए बाई बी, पी ए नॉट बाई बी लिखे हैं इक्वल टू 1, और अब लास्ट में जगह नहीं है मेरे पास, पी ए नॉट बाई बी इक्वल टू 1, और इसको उठा के ले जाओगे लेफ्ट, इसको उठा के ले जाओगे राइट में, तो 1 माइनस दिस, 1 माइनस पी ए बटा बी हो जाएगा, यानी यही वाला। तुम बस ऐसे ही बता दिए, तुम अगर इंटरेस्टेड हो ये देख सकते हो, नहीं हो स्किप करो, और तुम ये वाला लिख लो, ये याद रखोगे। 3 थ्योरम, थ्योरम 1 ये वाला था, थ्योरम 2 ये था, लेकिन थ्योरम 2 में यहाँ पे माइनस करके जो डेटा है वो भी डेटा याद रखना है, और जो ए और बी अगर डिसजॉइंट है तो ये भी होगा, यानी कि ये जो लिखे हैं हम, यह कोलरी है थ्योरम 2 का। थ्योरम 2 याद रखो, 1 याद रखो, और ये थ्योरम 3 याद रखो। डन हुआ अभी का काम। क्या करना है अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 30 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया है, लगभग 40 मिनट हो गया होगा, हम चेक कर लेते हैं, लगभग 42 मिनट्स से ऊपर का वीडियो हो गया। तो हम लोग का थ्योरम 3 हम लोग आज पढ़ लिए। देख रहे हो, हम चाहते अगर वीडियो को छोटा करना था और तुम्हारा टाइम ऐसे ही जल्दी से बचाना था तुम्हारा टाइम अगर, और बस तुमको क्वेश्चन करवाना होता, तो इतना मेहनत क्यों करते। हम सिंपल बात क्या करते पता है, हम आते सिंपल कि आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन थ्योरम, आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और इसमें 3 थ्योरम आपको याद करना है, मात्र 2 मिनट लगता। थ्योरम 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है करके, और बोलते कि इस सब का यूज है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन करते। ये एक तरीका है पढ़ाने का, 5 मिनट में काम हो जाता है। बट मेरा मेहनत हो रहा है तुमको सिखाने के लिए। तुम इसको बारीकी से करोगे तो सीख जाओगे ठीक से, समझ जाओगे ठीक से, इतना सीख जाओगे कि कल चाहो तो खुद भी किसी बच्चे को बता सकते हो, अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाई को, बहन को घर में पढ़ा सकते हो। थ्योरम 3 हो गया बाबू, ख़त्म हो गया बात। वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन करेंगे। पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन करेंगे। तो बोर्ड पे बच्चा लोग एक क्वेश्चन लिख दिए हैं, इफ़ ए एंड बी आर द 2 इवेंट्स सच दैट पी ए इज इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इक्वल टू 7/10 एंड पी ए यूनियन बी इक्वल टू 9/10, देन फाइंड नंबर 1 पी ए इंटरसेक्शन बी, नंबर 2 पी ए बाई बी, एंड नंबर 3 पी बी बाई ए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये काम आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये काम आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आ सकता है अगर कोई प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग। चलिए पहला बनाना क्या, मेरे को पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना, ठीक है ना। अच्छा बताओ, सिंस एक फॉर्मूला जानते हो क्या, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ऑफकोर्स जानते हो, आज ही की वीडियो में बात की है स्टार्टिंग में हम, है ना। क्या बात किए थे कि नंबर n लिखे थे यहाँ पे, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर इक्वल के दोनों तरफ एन एस नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर दो तो वो पी ए यूनियन बी बन जाता है। सब n बाई एस जो है आपका एन ए बाई एन एस क्या बन जाता है, पी ए बन जाता है ना। अभी आज ही की वीडियो में समझाया तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बात यहाँ पे कि चूँकि ये तो फॉर्मूला हो गया, और याद रखना इस फॉर्मूले को, याद रखना। तो अभी यहाँ पे पुट कर लीजिए, यहाँ पे क्या क्या दिया है, पी ए यूनियन बी इस पर दिया गया है 9/10, यहाँ पुट कीजिए 9/10, ठीक है। और पी ए क्या दिया गया है 3/5,
और प्लस पी बी क्या दिया गया है 7/10 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। ये अगर लेफ्ट आ गया तो ये बना पी ए इंटरसेक्शन डी पॉजिटिव और राइट में क्या बचा 3/5 प्लस 7/10, ये प्लस 9/10 राइट में गया तो माइनस 9/10। एलसीएम लिए 10, 5 2 10, 2 3 6 प्लस 10 है तो यहाँ पे 7 हो गया माइनस 9 हो गया, 6 6 12 1 13, 13 से 9 गया, 9 10 3 13 4, 4/10 दैट इज इक्वल टू 2/5। ये निकल गया पी ए इंटरसेक्शन बी, पहला काम हो गया। ठीक है, नंबर 2 पी ए बाई बी का मतलब फॉर्मूला जान चुके हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी तुमको पता ही है, और पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं 2/5, तो 2/5 डिवाइड बाई पी बी दिया गया कितना 7/10। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, 2/5 इंटू 7/10 क्या बना 10/7, 5 2 10, 2 2 4/7 तो सेकेंड निकल गया। और थर्ड क्या है पी बी बाई ए, तो पी बी बाई ए फॉर्मूला से हो जाएगा क्या पी बी इंटरसेक्शन ए बटा पी ए, और तुम जानते हो कि बी इंटरसेक्शन वही है जो कि ए इंटरसेक्शन बी है। फर्स्ट क्लास में थोड़ा इस पर बात भी किए थे, फर्स्ट लेक्चर में देखना उसको। और पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है वो 2/5 है, 2/5 डिवाइड बाई पी ए यहाँ दिया गया है 3/5, 5 कैंसिल 2/5। हाँ ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट का आंसर यहाँ पे है, सेकंड ये है और थर्ड ये है आ चुका। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका। बाबू जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लोगे और हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 8 और 9, 2 क्वेश्चन और करेंगे और आज का वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। तो अभी क्वेश्चन अगला हम नोट कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, इवेलुएट करना है हम लोगों को। और पी ए यूनियन बी इक्वल टू इफ 2 इंटू पी ए इक्वल टू पी बी दैट इज इक्वल टू 6/13 एंड पी ए बाई बी इज इक्वल टू दिया गया है 1/3। अच्छा एक बात और, अभी क्वेश्चन नंबर 7 के था ना इसके पहले, तो 3 थ्योरम आज के वीडियो में 3 थ्योरम करने के बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 7 किए और बोलना भूल गए थे अगर हम कि वहाँ पे 7 क्यों लिख दिए। हो सकता है कुछ लोग सोच रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 कहाँ गया, सीधा 7 पे इसलिए गए कि अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो लगातार लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखे बिना आज का वीडियो जो लेक्चर 3 के नाम से अपलोड कर रहे हैं, तो जब तक तुम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखोगे आज का वीडियो समझ में आएगा नहीं सही से। तो अब देखे होगे कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन किए हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मिला के कुल क्वेश्चन से 6 हम सिखाए थे, तो 6 क्वेश्चन तो तुम कर लिए हो। तो अभी उसके आगे का क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पे लिखे और अब क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहे हैं। अभी जो लिखे क्वेश्चन 7 सीधा लिख दिए थे और बोलना भूल गए थे कि हम समझा दें उसको कि पहले के लेक्चर 2 जो हो चुका है उसमें 6 तक का क्वेश्चन कर चुके थे। आज के लेक्चर में 3 थ्योरम करने के बाद, आज के वीडियो में 3 थ्योरम करने के बाद क्वेश्चन 7 कर चुके, क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पे मेंशन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करें, 8 को कैसे बनाएं, क्या निकालना है, सिंपल है ना, क्या निकालना है पी ए यूनियन बी। बताओ कि पी ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। पी अभी तो लिखे थे पी यूनियन ए यूनियन बी का मतलब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलो हो गया काम, निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। पी ए यूनियन बी इक्वल टू ए, तो पी ए कितना है अब बताओ, पी ए कितना है, यहाँ देखो पी ए कितना है। सिंस लिखा है 2 इंटू पी ए इज इक्वल टू क्या लिखा है 6/13 लिखा है ना, ठीक है ना। तो दैट इम्प्लाइज पी ए क्या हो गया, पी ए इक्वल टू यह 2 इंटू में है, राइट में गया तो डिवाइड में, तो 2 3 6 3/13 हो गया। ठीक, और पी बी चुपचाप तो दिया ही गया है, पी बी इक्वल टू 6/13 तो है ही, ये पी बी दिया ही गया है। तो अब यूज कर लेते हैं पी ए कितना, तो पी ए निकाले अभी यहाँ पे हम 3/13 और पी बी दिया है डायरेक्टली 6/13 माइनस निकाल रहे हैं। अब पी ए इंटरसेक्शन बी लो, अब दिया ही नहीं है। क्या हुआ, ये क्वेश्चन था, फॉर्मूला ये है, पी ए पुट किए, पी बी पुट किए, अब ज़रूरत है मेरे को पी ए इंटरसेक्शन बी का, वो दिया ही नहीं है, कुछ और दिया है। जाहिर सी बात है कि चाहिए ए, दिया हुआ है ये, तो ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसके हेल्प से ये निकल जाना चाहिए, तभी देगा ना, नहीं तो क्यों देगा। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं कि भाई क्या निकालना है, ये निकालना है, क्या है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, ये और ये चाहिए, ये और ये डायरेक्टली दिया है, ये चाहिए नहीं दिया है, चाहिए ये दिया नहीं है, दिया कुछ और है, तो ये कुछ और क्यों देगा,
कुछ और क्यों देगा, इसलिए देगा कुछ और क्योंकि कुछ और से जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कुछ और से ये कैसे मिलेगा। तो भाई ऐसा है कि कुछ और से ये कैसे मिलेगा, तो इसमें और ये कुछ और जो दिया गया है उन दोनों में ज़रूर कोई संबंध होना चाहिए, ज़रूर कोई रिलेशन होना चाहिए, तभी तो ये निकलेगा। तो सुनो बच्चों, तुम पढ़े हो पी ए बटा बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। सिंस पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं ना इसको हम, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, अच्छा ये डिवाइड में पी बी है, अगर लेफ्ट में आएगा तो क्या पी ए बटा बी के इनटू में हो जाएगा ना, तो राइट में क्या बचा, सिर्फ पी ए इंटरसेक्शन बी बचा। देखो तो एक नया फॉर्मूला बन गया, इसको हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे भी, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे के एक्सरसाइज में। तो अब इसको हम लोग कैसे यूज करें, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी ए बाई बी इंटू पी बी। हेलो बच्चे, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी ए बाई बी सॉरी इंटू पी बी, ठीक है ना। देखो ये बराबर ये लिख सकते हैं हम लोग, लिख दिए यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 3/13 प्लस 6/13 माइनस, लास्ट में कर लेंगे सिंप्लीफाई, पी ए बटा बी। अब देखो तो पी ए बटा बी दिया गया है, कितना दिया गया है 1/3 इंटू पी बी कितना दिया गया है 6/13, डायरेक्टली 6/13, 6/13, 3 2 6, मतलब कि 3/13 प्लस 6/13 माइनस 2/13 इज इक्वल टू एलसीएम ले लिए 13, 3 प्लस 6 माइनस 2, 6 3 9, 9 से 2 गया 7, 7/13 इज आंसर फॉर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 समझा दिए ना, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। और 9 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, लेट ए एंड बी बी द इवेंट सच दैट पी ए इज इक्वल टू 1/3, कॉमा पी बी इक्वल टू 1/4 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/5। और निकालना है, ये 4 क्वेश्चन है, तो हम लोग बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं इसका 1 का। और तुम समझ सकते हो कि पी ए बटा बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, निकाल लोगे फट से। नंबर 2, पी बी बाई ए का मतलब पी बी इंटरसेक्शन ए बटा पी ए, तुम फट से निकाल लोगे। जानते हो कि पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए को उलट के पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। आगे का काम तुम खुद कर सकते हो। नंबर 3, पी ए यूनियन बी निकालने के लिए तुम जानते हो कि हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तुमको याद होगा फॉर्मूला, जिसमें कि यहाँ पे देखो पी ए यूनियन बी के लिए क्या चाहिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए दिया गया, पी बी दिया गया और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है। और नंबर 4 फॉर्मूला 4, पी ये खास है, ठीक है, ध्यान से देखना, पी बी नॉट बटा ए नॉट इज इक्वल टू बी, अगर कोई सेट होता है तो बी नॉट भी कोई सेट होता है। तो उसको अगर पहला वाला जो फॉर्मूला था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या था, पी ए बाई बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी लिखते हैं। एंड यहाँ पे ये जरूरी है कि पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, वहाँ पे होना चाहिए, पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, हम लोग बात कर चुके हैं कई बार। तो पी बी नॉट डिवाइड बाई ए नॉट इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटरसेक्शन ए नॉट डिवाइड बाई पी ए नॉट या नॉट ए बोल सकते हैं, बी नॉट या नॉट भी बोल सकते हैं। अच्छा, चूंकि बी नॉट इंटरसेक्शन ए नॉट वही होगा जो कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, क्योंकि इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन है इंटरसेक्शन का, वह सेट जो थ्योरी है, सेट जो है सेट ए और बी, वह इंटरसेक्शन पर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो बी इंटरसेक्शन ए नॉट वही होगा जो ए इंटरसेक्शन बी नॉट होगा, या यहाँ पे पी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी बटा पी ए नॉट या पी नॉट ए, ठीक है। अब इसके बाद क्या, यहाँ पर कहीं पे तो पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, नॉट तो कहीं दिया नहीं गया है, ध्यान देना। अब यहाँ पे फिर सीखने वाली बात है, ठीक है। क्या भाई, तो पढ़े होगे क्लास 11th में सेट में कि ए डैश, जिसको कि नॉट ए कह रहे हैं, और यहाँ पे ए डैश को नहीं ए बार से हम लोग इसको शो कर रहे हैं, ए नॉट को या नॉट ए को हम लोग ए डैश से नहीं ए बार से, ए के ऊपर ऐसा बार है, बार से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीनिंग सेम है, ठीक है, मीनिंग सेम है। ए नॉट इक्वल टू क्या, सॉरी बताना क्या चाह रहे थे यहाँ पे हम, क्या बताना चाह रहे थे हम, हाँ, कि ए डैश
यूनियन बी डैश पढ़े होगे ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, यह सेट में पढ़े होगे, या पढ़े होगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी डैश, ये पढ़े होगे। क्लास 11 के सेट में ये फॉर्मूला पढ़े होगे। अगर तुम इस डैश को बार से कन्वर्ट कर दो तो ए इंटरसेक्शन बी, अब बार कहाँ दें, तो पूरे पे ऐसे बार देना होगा। जैसे पूरे पे ब्रैकेट में डैश दिए ना, तो डैश का मतलब क्या है, नॉट ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ डैश का जो मतलब क्या है, नॉट ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ बार का मतलब क्या है, नॉट ए इंटरसेक्शन बी। तो जो पूरे पे डैश था वही पूरे पे बार हो जाएगा। इसका मतलब सेम इसको कैसे फिर रिप्रेजेंट करोगे, ये तो ये वाला हो गया, इसको कैसे करोगे रिप्रेजेंट, तो ये हो जाएगा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी होल नॉट, यानी कि नॉट, ये ऐसे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी ए, ये नॉट ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये वाला हो गया, तो ए यूनियन बी पूरे पे ऐसे बार दे दिया, ठीक है ना, ठीक है, बटा पी ए नॉट। तुमको ये हो गया फॉर्मूला सब। तुमको ये भी पता होगा कि अगर हम वहाँ पढ़ते थे क्या चीज़, कि पी ए प्लस पी ए नॉट इक्वल टू 1, तो पी ए नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी ए, ये फॉर्मूला भी पढ़े हम लोग, ठीक है। जैसे जैसे हम लिखेंगे फॉर्मूला सब याद ही करते रहना। तो बाबू रे ऐसा है कि इसके बाद क्या हो जाएगा, पी नॉट, अब ए यूनियन बी भी क्या एक सेट है, अगर ए एक सेट है बी एक सेट है, तो ए यूनियन बी क्या है, एक सेट है। तो पूरे ना ए यूनियन बी को मन में एक सेट, सिंगल सेट मान लो कि ए है, तो पी ए नॉट का मतलब 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए के बदले में ए यूनियन बी, मन में ए बोले थे ना इसको एक सेट बोलने के लिए, पर है क्या, ए यूनियन बी है। पूरे को मन में ए माने तो पी ए नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी ए बोल रहे हैं किसको, यहाँ पे ए यूनियन बी को मन में ए बोले। क्यों बोले मन में इसलिए बोले ताकि लिखने में सुविधा हो, फॉर्मूला को लिखने में सुविधा हो। पी ए नॉट या पी नॉट ए का मतलब है 1 माइनस पी ए हो गया। चूंकि तुम यहाँ पे थर्ड वाले में पी ए यूनियन बी निकाल चुके हो, यूज कर लेना पी ए यूनियन बी, और नीचे में 1 माइनस पी ए, और पी ए निकला हुआ कितना 1/3 कर लोगे ना। तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिखो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम भी वीडियो को पॉज करके सब डेटा, या बहुत टाइम लगेगा नहीं, पी ए इंटरसेक्शन भी कितना है 1/5, वहाँ देखोगे है ना ये, और पी भी कितना है 1/4। तुम चाहो तो वीडियो को पॉज कर दो या स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ये तो तुम ये इतना देखो हट जा रहे हैं, बोर्ड से हट गए, तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके तुम चाहो तो बना सकते हो खुद से, और 2-4 मिनट का जो आगे होगा स्किप कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/5 है, और पी भी कितना है 1/4 है, तो 1/5 × 4 इक्वल टू 4/5। हम वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते थे पी ए इंटरसेक्शन बी 1/5, लेकिन बहुत बड़ा डेटा है नहीं, तो कर लेंगे 1/3, 1/5 × 3 दैट इज इक्वल टू 3/5 निकल गया। इसको तो क्या करेंगे हम 1/3, अब क्या करेंगे हम 3 को और 4 को हम वीडियो को पॉज करके बनाएंगे ताकि तुम्हारा टाइम नहीं खर्च हो, और तुम वीडियो को पॉज करके मेरे बनाने से पहले खुद बना लो, फिर मैच कर लेना। तो अभी देखोगे बोर्ड पे हम आंसर इसका लिख दिए हैं। तो फाइनली ये जो क्वेश्चन 3 जो हम बोले वीडियो को पॉज करके तुम लोग लिख लो, तो तुम्हारा आंसर आ गया होगा बाबू 23/60, 23/60 आया होगा। और जब पी ए यूनियन, ये सिंप्लीफाई कर दिए हम वैल्यू को, और आया है 23/60। और जब ये निकाल दिया क्वेश्चन 4, तो यहाँ पे पी ए यूनियन बी के यूज है, जो कि यहाँ क्वेश्चन 3 में निकाल चुके हैं 23/60। तो 1 माइनस ये वैल्यू कितना 23/60, नीचे में 1 माइनस पी ए चाहिए था, पी ए 1/3 है, पुट किए हैं। सिंप्लीफाई करना तुम जानते हो, सिंप्लीफाई करके कितना ला दिए 37/40, यह तुम जान गए हो। मैच कर लो, 1 का आंसर है बाबू 4/5, 2 का आंसर है 3/5, 3 का आंसर है 23/60, 23/60, और 4 का आंसर है 37/40। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोग 3 थ्योरम किए और 3 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 किए। सभी में 3-4 क्वेश्चन सब में था। क्वेश्चन नंबर 9 में 4 क्वेश्चन है, कर लिए, खत्म आज का क्लास। आज का क्लास खत्म होते हैं, यानी कि अभी लेक्चर 1 लगभग 1 घंटे का, लेक्चर 2 लगभग 1 घंटे का, और आज लेक्चर 3 भी लगभग 3 घंटे का। थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, छोटा कर सकते थे पर
छोटा करना सुविधा नहीं है तुम्हारे लिए नुकसानदायक ही है। तुम अगर पढ़ रहे हो तो हम वीडियो इतना तो ज़रूर करना चाहिए कि तुमको बिना किसी, अब ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ मेरे से पढ़ो फिर जाके कोचिंग में भी कहीं पढ़ो, जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो किसी और जगह पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम बस वीडियो देखोगे तुम पूरा समझ जाओगे, क्योंकि हम उतना ही बता रहे हैं जितना क्लासरूम में बताते। 1 घंटे का वीडियो है, 1.5 घंटा लगेगा तुमको देखने में मे भी, क्योंकि वीडियो को पॉज करके लिखना होगा, समझना होगा, बनाना होगा, रिपीट करना पड़ सकता है कहीं कहीं। तो तुम देख लेना वीडियो को ठीक से, और तुम अभी समझ गए कि हम लोग का काम खत्म हो गया आज के क्लास में। और अब तुम्हारा टास्क क्या है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है तुम्हारे बुक में, एनसीईआरटी बना रहे हो या आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा, जो भी टॉपिक है तुम सारा क्वेश्चन कर लोगे। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ये पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर बाबू ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।